नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ईरान युद्ध के बीच इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिमी एशिया के ताज़ा हालात पर चर्चा की है और दोनों ही नेता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला और सुरक्षित रखने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद हम युद्ध विराम पर ट्रंप के दावों का एक फैक्ट चेक करेंगे और ट्रंप ने कल जिस युद्ध विराम की बात की थी वो कुछ घंटे भी टिक नहीं पाया। कल रात से ही ईरान पर हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया इस समय सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है और अलग अलग देश इसके लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। फिलीपींस ने आज नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और वहां पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते से बंद हैं, जबकि श्रीलंका में अब हर गाड़ी को पेट्रोल देने की एक लिमिट तय कर दी गई है। युद्ध इन देशों से बहुत दूर हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के लोगों के घर और दफ्तर तक पहुंच गया है। और आखिर में हम एक और सवाल को डिकोड करेंगे, वो ये है कि पानी और तेल की लड़ाई में असली ताकत किस में है। दुनिया कहती है ताकतवर तेल है, लेकिन सच ये है कि खाड़ी देशों में मीठा पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब के पास तेल के बड़े बड़े भंडार तो हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं है। और हमारे देश में पानी है, लेकिन हम उस पानी की कीमत नहीं समझते। इस युद्ध में एक नया खतरा सामने आ रहा है। तेल के साथ साथ अब पानी के प्लांट्स पर भी हमले हो रहे हैं। याद रखिए, तेल के बिना जिंदगी रुक जाती है, लेकिन पानी के बिना जिंदगी खत्म हो जाती है। आज ईरान युद्ध का 25वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस युद्ध विराम की बात की थी वो कुछ घंटे भी टिक नहीं पाया और कल रात से ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। आज ईरान में 2 जगहों पर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। पहला, ईरान के खुर्रम शहर में एक पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ, लेकिन इस प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्फहान शहर में हुई एक हवाई हमले में एक गैस प्लांट को नुकसान हुआ है और ईरान का आरोप है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किए हैं। अब याद कीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही यह दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन के लिए कोई हमला ना करे। इजराइल ने कहा है कि उसके फाइटर जेट्स ने आज तेहरान में एक बड़ा हमला किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री सहित 50 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर ईरान इस युद्ध की प्लानिंग और बड़े बड़े फैसले करता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल स्टोरेज साइट्स और मिसाइल लॉन्च करने वाले सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। ईरान भी इन हमलों का जवाब दे रहा है और ईरान ने तेहरान में एक फाइटर ड्रोन को भी मार गिराया। ईरान ने इजराइल के टेल अवीव शहर और वहां के एयरपोर्ट पर मिसाइल से कई हमले किए हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान होने की बात कही गई है। और ईरान ने हाइफा में भी इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले किए हैं। ירדן, תראי מחוץ לעבודה שלי. अब देखिए, सिर्फ इजराइल ही ऐसा नहीं है जो हमले कर रहा है।
अमेरिकी सेना भी ईरान पर लगातार हमले कर रही है। आज सुबह अमेरिकी सेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स को लॉन्च करने का एक वीडियो जारी किया है। इससे पहले कल रात राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले का ये वीडियो भी शेयर किया है। यानी आप इस बात को समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कल ये घोषणा करते हैं कि 5 दिन के लिए वो युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन उस घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका की सेना ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर देती है और उसके वीडियो भी जारी करती है। और ईरान भी हमले कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है। यानी आज इस समय की स्थिति यह है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। हमले जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही आज भी चल रहे हैं। कल ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार किया था। ईरान ने कहा था कि अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और हमारी जो पहले स्थिति थी हम उसी पर अड़िग हैं, हम बदलेंगे नहीं और ना ही हम कोई समझौता करेंगे। और वही स्थिति आज भी बरकरार है। अब देखिए कि अमेरिका ने कौन कौन से वीडियो आज जारी किए हैं जिसमें वो खुद दिखा रहे हैं कि वो ईरान पर कैसे उन्होंने हमले किए। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के साथ साथ आज लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए हैं और इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के उन पेट्रोल पंप्स पर हमले किए जिससे उसे इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के लिए फंडिंग मिलती थी। देखिए, जब युद्ध होता है तो आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है। हथियार तो चलाए ही जाते हैं लेकिन वीडियोस का, कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाता है और दोनों ही सेनाएं आमने सामने जो होती हैं वो कैमरे अपने साथ रखती हैं, अपने हमलों का वीडियो बनाती हैं और दुनिया को ये बताती हैं कि कैसे वो इस युद्ध को जीत रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका लगातार अपने वीडियोस जारी कर रहा है, इजराइल भी जारी करता है और ईरान ने भी अपना एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल्स और ड्रोन्स के एक सैन्य ठिकाने की नई तस्वीरें जारी की हैं जिससे यह पता चलता है कि ईरान के पास अब भी बहुत हथियार बचे हुए हैं। इन अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों को मिसाइल सिटी भी कहा जाता है और अब आप इन तस्वीरों को देखिए।
तो बहुत लोग जो ये कह रहे हैं कि ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ईरान ने दिखा दिया कि अभी भी उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। ईरान युद्ध अब डिजिटल दुनिया के लिए भी एक खतरा बन रहा है। जैसा हमने आपको लगातार बताया था कि ईरान ये धमकी दे रहा है कि आसपास के जो भी खाड़ी देश हैं, वहाँ पर जो बिजनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बैंक्स हैं, उन सबको निशाना बनाया जाएगा। इसलिए अब अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी अमेजॉन के मुताबिक बहरीन में उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर पर ड्रोन के हमलों से जो है वहाँ पर तकनीकी दिक्कत हुई है। ये रुकावट अमेजॉन के क्लाउड प्लेटफॉर्म अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS के डेटा सेंटर में आई है। हालांकि अमेजॉन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके डेटा सेंटर पर यह सीधा हमला हुआ है या आसपास के किसी दूसरे हमले का असर उनके ऊपर पड़ा है। पिछले 1 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इस युद्ध के कारण AWS की सर्विसेज में रुकावट आई है। AWS सिर्फ एक टेक सर्विस नहीं है, दुनिया की हजारों वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम, सरकारी संस्थान और यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों का डिजिटल डेटा इसी क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम पर चलता है। और अगर AWS का कोई भी बड़ा डेटा सेंटर प्रभावित होता है या बंद होता है तो इसका असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि दुनिया के पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। इसलिए अब ये युद्ध जो है इसका विस्तार हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जा ही रहा है, लेकिन अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर रहा है। और अब से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा है कि भारत चाहता है कि तनाव कम हो और जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ये मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए और यह सुरक्षित रहना चाहिए और ये दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दोनों ही नेताओं ने यह तय किया है कि शांति और स्थिरता के लिए वो आगे भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। और हम कल भी आपसे हमने ये बात कही थी कि इस दुनिया में बहुत ही कम नेता ऐसे हैं जो इस समय युद्ध में लिप्त तमाम देशों से सीधे बातचीत कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे हैं, ईरान की सरकार के साथ, उनके राष्ट्रपति के साथ भी अच्छे हैं और आसपास के जो खाड़ी देश हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। यानी वो एक ऐसे नेता हैं जो इन सारे देशों के साथ मधुर संबंध रखते हैं और सीधे किसी से भी फोन पर या व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकते हैं। और आज दुनिया को ऐसे ही एक नेता की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भी ये बताया कि युद्ध की शुरुआत के बाद से उन्होंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ फोन पर बात की है और भारत, अमेरिका, ईरान और इजराइल के भी लगातार संपर्क में बना हुआ है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी
भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल सीज फायर की घोषणा क्यों की थी। क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि वो इस युद्ध में से अब किसी तरीके से बाहर निकलें और वो शांति के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मॉरिस क्लार्क ने एक बार कहा था कि युद्ध का खर्च शुरुआत में हमेशा कम आंका जाता है, क्योंकि जो लोग युद्ध शुरू करते हैं वही लोग उसका पूरा बिल नहीं भरते, और इस युद्ध में भी यही हो रहा है। यानी जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरू किया है वो इसका बिल नहीं भर रहे। इस युद्ध का बिल भर रहे हैं हमारे और आपके जैसे लोग, यानी दुनिया के दूसरे देश और दुनिया में रहने वाली आम जनता। इसलिए जब युद्ध महंगा पड़ने लगा तो शांति की बात शुरू हो गई। ईरान को बर्बाद करने की धमकी देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अचानक युद्ध विराम के लिए आखिर तैयार क्यों हो गए? पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हुआ। तो आप 6 पॉइंट्स में समझिए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध का खर्च लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका अब इस युद्ध पर हर दिन लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। आज इस युद्ध का 25वां दिन है और इस हिसाब से अब तक कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की संसद से इस युद्ध के लिए अब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है। 19 लाख करोड़ रुपए, सोचिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह युद्ध 6 महीने तक भी चला तो इस पर 45 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। यह युद्ध इससे भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस आंकड़े में पूरी दुनिया को होने वाला आर्थिक नुकसान शामिल नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अब पूरी दुनिया इस युद्ध का बिल चुका रही है। अगला पॉइंट यह है कि ईरान के हमले रुके नहीं हैं बल्कि तेज होते जा रहे हैं। युद्ध के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी ईरान ने ना तो सरेंडर किया, ना ही अपने हमलों में कोई कमी की। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमला करके ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान लगातार खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल प्लांट्स पर हमले कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी तक ईरान के ही कंट्रोल में है। अगली बात यह है कि नेटो के जो देश हैं उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों से हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने के लिए सेना भेजने की मांग की, लेकिन किसी भी देश ने अमेरिका की दिल खोलकर मदद नहीं की है। नेटो देशों ने इस युद्ध में सैन्य मदद से दूरी बनाए रखी और ट्रंप पूरी तरह से अकेले पड़ गए और वो अब देख पा रहे हैं कि दुनिया अब उनका साथ नहीं दे रही है। अगला पॉइंट ये कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट इस युद्ध से पैदा हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के हमले में खाड़ी देशों के 40 बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुके हैं और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में हर रोज 11 मिलियन बैरल की कमी आई है। इस युद्ध की वजह से दुनिया अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। अगला पॉइंट है सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन पर असर। दुनिया में सबसे ज्यादा 60% सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन ताइवान में होता है और एनवीडिया, एप्पल और इंटेल जैसी अमेरिकी कंपनियां इस प्रकार के चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर हैं। चिप निर्माण के लिए हीलियम की जरूरत होती है और कतर अकेले ही पूरी दुनिया को 25 से 30% हीलियम की सप्लाई करता है, लेकिन कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमले के बाद हीलियम की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई है। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध से सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को इस साल करीब 93 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और आखिरी पॉइंट ये कि अमेरिका में युद्ध का विरोध बढ़ रहा है। ईरान युद्ध पर ट्रंप खुद अमेरिका में घिर रहे हैं। इस युद्ध के बाद अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें अमेरिका के ज्यादातर लोग इस युद्ध से नाराज हैं।
अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और इस युद्ध की वजह से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। ये सारे वो कारण हैं जिन्हें सोचने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा होगा कि किसी भी प्रकार से सम्मानजनक स्थिति कोई बनाकर इस युद्ध से बाहर निकल जाना चाहिए। कल ट्रंप ने युद्ध विराम का संकेत देते हुए अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमलों को रोकने का ऐलान किया था। आखिर 5 दिन के बाद ट्रंप का गेम प्लान क्या है? 5 दिन के बाद क्या होने वाला है? अब पूरी दुनिया इस सवाल को डिकोड करना चाहती है, तो इसकी 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना है संपूर्ण युद्ध विराम हो जाए। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है और अगर यह सफल हुई तो यह युद्ध बंद भी हो सकता है, लेकिन इजराइल इसमें एक बड़ी रुकावट बन सकता है। इजराइल और ईरान दोनों को युद्ध विराम के लिए राजी करना ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी संभावना है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल जाए। अगर युद्ध विराम का समझौता सफल नहीं होता तो अमेरिका इस युद्ध से पीछे भी हट सकता है। ऐसे हालात में इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध जारी रहेगा और अमेरिका इसमें से हट जाएगा। तीसरी संभावना, ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले। 5 दिन के बाद अमेरिका ईरान पर इससे भी बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की मरीन कोर के 4,500 सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं और ये सैनिक ईरान की जमीन पर उतरकर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। अगर इन 5 दिनों में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर अमेरिका अपने हमले फिर से और बढ़ा देगा। अब अगर राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध विराम सफल हो गया तो क्या ट्रंप ईरान में वेनेजुएला मॉडल की तरह रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं? आपको याद होगा निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद जब अमेरिका उनको ले जाया गया उनको पकड़कर, उसके बाद से डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की राष्ट्रपति बना दी गई और उन्हीं के जरिए ट्रंप वेनेजुएला को अब कंट्रोल कर रहे हैं। वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद से अमेरिका की ऑयल कंपनीज वहां से तेल खरीद रही हैं और अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। अब ईरान में भी अमेरिका को एक ऐसे ही नेता की तलाश है जिसके जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर रिमोट कंट्रोल से अपना नियंत्रण बनाए रख सकें, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। फिलहाल अमेरिका ईरान के एक ऐसे ही नेता पर भरोसा कर रहा है और उनका नाम है 64 वर्ष के मोहम्मद बागर गलीबाफ, जो वर्ष 2020 से ही लगातार ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। ईरान में इन्हें एक हार्ड लाइनर नेता माना जाता है, लेकिन ये खुद को बदलाव लाने वाला नेता बताते हैं, जो कि बदलाव के लिए खुले हैं। गलीबाफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बहुत करीबी हैं और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के भी बहुत भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। ईरान की राजनीति में मोहम्मद गलीबाफ सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और राजनीति में आने से पहले इन्होंने बासिज मिलिशिया से अपने करियर की शुरुआत की और फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड में ये जनरल बने। वर्ष 2003 में ये ईरान के पुलिस चीफ बने और तब इन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और तब से ये वहाँ की सरकार के फेवरेट बन गए। उन्होंने 3 बार ईरान में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो तीनों बार हार गए। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका से समझौता करने के बाद वो राष्ट्रपति बनने की अपनी पुरानी तमन्ना को पूरा कर सके। 3 बार तो उन्होंने कोशिश की, बन नहीं पाए, लेकिन अब एक चांस और है। अगर इस बार ये अमेरिका के साथ समझौता कर लें और अमेरिका के लिए काम करने को तैयार हो जाएं, शांति स्थापित करें और अमेरिका इन्हें अगर ईरान का अगला राष्ट्रपति बना दे तो हो सकता है कि इनकी वो तमन्ना पूरी हो जाए और राष्ट्रपति ट्रंप को भी ये सूट करेगा। कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन ये सारे अंदाजे हैं। आज ही ईरान ने 72 वर्ष के मोहम्मद बागर जोलगद्र को अपना नया सिक्योरिटी चीफ बनाया है। ईरान की सरकार ने कहा है कि यह फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर की राय और उनकी मंजूरी से लिया गया है। बागर जोलगद्र ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर इन चीफ और कमांडर भी रह चुके हैं। इससे पहले अली लारिजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे और 16 मार्च को इजराइल के एक हमले में
लारी जानी की मौत हो गई थी। उसके बाद अब उनकी जगह इन्हें बनाया गया है। पश्चिमी एशिया का युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के लोगों के घर और दफ्तरों तक पहुंच गया है। लोगों के जीवन में इसका असर आ रहा है। आज की बड़ी खबर यह है कि फिलीपींस ने आज से अपने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तेल संकट के बाद यह दुनिया के किसी देश का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है जहां इमरजेंसी लगा दी गई है। फिलीपींस में सरकारी दफ्तर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, जबकि गैर जरूरी सरकारी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। बांग्लादेश में आज जेट फ्यूल की कीमत 79% बढ़ा दी गई। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं और कहा गया है कि सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए। घर और टेक्सटाइल फैक्ट्री में हर रोज 5 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। गैस की कमी से 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। ये हाल है बांग्लादेश का। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज 2 हफ्तों से बंद हैं। आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, जबकि बाकी आधे कर्मचारी अब दफ्तर में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम कर रहे हैं। गैर जरूरी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सरकारी विभागों में ईंधन की सप्लाई 50% तक कम कर दी गई है और कुछ जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की गई है। श्रीलंका में सरकारी दफ्तर, अदालतें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। अब हर बुधवार को भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सरकार ने QR कोड वाला फ्यूल पास शुरू किया है, जिसके आधार पर अब प्राइवेट गाड़ियों को हफ्ते में सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल या डीजल ही मिलेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 200 लीटर तक की अनुमति दी गई है। तो राशनिंग शुरू हो गई है श्रीलंका में। भूटान की सरकार ने अपने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। जमाखोरी रोकने के लिए डिब्बों या फ्यूल कैन में अब वहां पर पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है। वियतनाम में कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। म्यांमार में प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड और इवन नियम लागू कर दिया गया है। आपको याद होगा जैसे दिल्ली में एक बार प्रदूषण रोकने के लिए किया गया था ऑड इवन, अब दूसरे देशों में म्यांमार में ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है ताकि कम से कम गाड़ियां सड़कों पर निकलें, क्योंकि उन गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अफ्रीकी देशों ने क्या कार्रवाई की है। सबसे पहले इजिप्ट देखिए। इजिप्ट में 28 मार्च से शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानों को रात 9 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, जबकि सरकारी इमारतों को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। बिजली बचाने के लिए रोशनी वाले बिलबोर्ड्स बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर जैसे ईंधन हर व्यक्ति को एक तय सीमा तक ही दिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केवल विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी अब तेल संकट से प्रभावित हैं। यूरोप के देश जैसे स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, इन दोनों ने डीजल खरीदने पर अब एक कोटा सिस्टम लागू कर दिया है। न्यूजीलैंड में जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड की सरकार 1979 के दौर की कारलेस डे पॉलिसी को फिर से लागू करने के बारे में सोच रही है। 1979 में भी एक ऐसा ही तेल संकट आया था। उस दौरान न्यूजीलैंड में हर कार के मालिक को हफ्ते का एक दिन ऐसा चुनना पड़ता था जिस दिन वो अपनी कार नहीं चला पाएगा, और उस समय हर कार के विंडस्क्रीन पर अलग अलग दिन के हिसाब से एक खास रंग का स्टिकर लगा होता था जो बताता था कि ये कार किस दिन सड़कों पर नहीं चल सकती। तो आप देखिए, दुनिया भर के जो देश हैं वो इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अब अपने अपने देशों में सख्त कानून लागू कर रहे हैं। सब जगह राशनिंग हो रही है। अब सबको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, उसके लिए राशनिंग है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद किए जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बहुत सारे नए नियम इन देशों में लागू हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में रहते हुए अभी तक ये युद्ध आपको इतना नहीं चुभा होगा जितना इन देशों में लोगों को अभी भी चुभ रहा है। और यही कारण है कि जब आप किसी मजबूत देश में रहते हैं, जब आप किसी मजबूत नेतृत्व वाले देश में रहते हैं, तो आपको
दुनिया भर में जो संकट होता है वो आप तक आखिर में पहुंचता है, सबसे पहले नहीं पहुंचता है। ये वो देश हैं जहां तेल का ये संकट सबसे पहले पहुंच गया। लेकिन अभी भी हमारे देश के लोग किस्मत वाले हैं कि अभी तक ये हालत हमारे देश में बिल्कुल नहीं आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक इस युद्ध का प्रभाव 1970 के दशक के तेल संकट और 2022 के ऊर्जा संकट के संयुक्त असर के बराबर है। दोनों को असर को मिला लिया जाए उसके बराबर है। अब तक इस युद्ध में पश्चिम एशिया के 40 से ज्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा है। IEA के मुताबिक ये नुकसान इतना बड़ा है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी रिफाइनरीज और पाइपलाइन नेटवर्क को फिर से काम करने में बहुत समय लग जाएगा। यानी इस युद्ध का असर सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होगा, बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में ऐसी ही कमी बनी रहेगी। इसलिए आप सबको भी हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये युद्ध अभी चल रहा है, अभी तो ये कमी है ही, लेकिन ये मत सोचिएगा कि युद्ध खत्म होने के बाद इस बार सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इसमें कई महीने नहीं तो कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तेल से संबंधित इस बार बर्बाद किया गया है, नष्ट किया गया है, इसे बनाने में कई वर्ष लगेंगे और तब तक आपको ऊर्जा के संकट की ये जो चुभन है ये आपको ऐसे ही चुभती रहेगी। अब ये हर देश की सरकार के ऊपर है, हर देश की सरकार की नीतियों के ऊपर है कि वो अपने देश के लोगों का प्रोटेक्शन कैसे करती हैं, कैसे वो ये सुनिश्चित करती हैं कि इस युद्ध का असर उसके देश के लोगों तक कम से कम पहुंचे। भारत उन गिने चुने देशों में है इस समय भी दुनिया के जहां पर इस युद्ध का असर अभी लोगों तक कम से कम पहुंचा है। अभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है अभी। अब इस युद्ध के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि पानी और तेल की लड़ाई में असली ताकत किस में है? दुनिया कहेगी कि तेल में सबसे ज्यादा ताकत है, तेल ही ताकतवर है, तेल में पैसा है। लेकिन सच ये है कि खाड़ी देशों में मीठा पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत के पास तेल के तो बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन पीने का मीठा पानी नहीं है। इस युद्ध में एक नया खतरा दिख रहा है और वो है कि तेल के साथ साथ पानी के प्लांट्स पर भी अब हमले हो रहे हैं। इस युद्ध में अब असली लड़ाई तेल की नहीं बल्कि खाड़ी देशों में पानी की है। अगर आप पश्चिमी एशिया के देशों को देखें तो वहां एक विरोधाभास आपको दिखेगा। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं। ये देश तेल के दम पर खड़े हुए और तेल बेचकर इतने अमीर बने। इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है, लेकिन इनके पास पैसा है, तेल है, लेकिन एक चीज नहीं है और वो है मीठा पानी। कहते हैं तेल दौलत देता है लेकिन पानी जिंदगी देता है। पश्चिम एशियाई देशों में बारिश ना के बराबर होती है, वहां पर नदियां नहीं हैं और ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तेल के समुद्र के बीच खाड़ी देशों में पानी की एक बूंद सोने के बराबर है और कहते हैं तेल से शहर जगमगाते हैं लेकिन पानी से घर बसते हैं। अब इस युद्ध से खाड़ी देशों में पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, पानी को आप भारत में नल खोलकर ऐसे ही बहा देते हैं क्योंकि हमारे देश में पानी मुफ्त है। हम आज भी ये सोचते हैं कि हमारे देश में पानी तो मुफ्त की चीज है, हम बचाने के बारे में कभी सोचते तक नहीं। उसी पानी के लिए खाड़ी देशों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना पड़ता है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर लगे हुए हैं जहां पर समुद्र के खारे पानी को वापस प्रोसेस करके उसे पीने लायक बनाया जाता है, उसे स्टोर करके रखा जाता है और फिर वहां से शहर के घरों में वो पानी सप्लाई होता है। यानी पानी वहां एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि फैक्ट्री में बनने वाला एक प्रोडक्ट है और इसे कहते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन खाड़ी देशों में जो हो रहा है, ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स में मशीनों की मदद से समुद्र के खारे पानी को वहां पर मीठा पानी बनाया जाता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स इन सारे खाड़ी देशों में हैं, क्योंकि अगर ये प्लांट वहां पर ना हो तो लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा। समुद्र तो है आसपास, लेकिन उसके खारे पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में दुनिया की लगभग 60% डीसैलिनेशन कैपेसिटी है, जो पूरी दुनिया का लगभग 40% समुद्री पानी शुद्ध करती है, पीने लायक बनाती है। मध्य पूर्व में पानी शुद्ध करने वाले ऐसे लगभग 5000 प्लांट्स हैं
और अकेले ईरान में ही लगभग 75 प्लांट्स हैं। अब ये आंकड़े देखिए, यूएई के पीने के पानी का लगभग 42%, कुवैत का 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब का भी 70% हिस्सा ऐसे ही डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। और ये प्लांट अगर बंद हो गए तो वहाँ पर सिर्फ समुद्र का खारा पानी रह जाएगा, जिससे आप ना पी सकते हैं ना ही उसका कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लोगों को अगर जिंदा रहना है तो इस समुद्र के खारे पानी को इन प्लांट्स में पहले प्रोसेस किया जाता है और फिर उस पानी को पीने लायक बनाया जाता है। इस युद्ध में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी लगातार हमले हुए हैं। ईरान और बहरीन ने अपने एक एक प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। अब इस युद्ध में अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इन देशों में पानी का एक नया संकट खड़ा हो जाए। अगर पानी शुद्ध करने वाले प्लांट्स पर हमला होता है तो शुद्ध पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइंस या स्टोरेज प्लांट्स पर भी हमला होगा, तो पानी की आपूर्ति रुक जाएगी और लाखों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। इस युद्ध में ईरान दुनिया में तेल संकट खड़ा कर चुका है और अब वो खाड़ी देशों में पानी का संकट खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। ईरान जानता है कि कोई भी देश कितना भी अमीर क्यों ना हो, पानी के बिना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए अगर युद्ध और चला तो ये प्लांट्स सबसे संवेदनशील और आसान निशाना बन सकते हैं। हमारे देश में सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर पर जैसे सब्सिडी देती है, वैसे ही खाड़ी देशों में लोगों को पानी पर सब्सिडी दी जाती है। खाड़ी देश जैसे ईरान और इराक में पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी उनके जीडीपी का लगभग 0.7% से लेकर 2.5% तक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन देशों में पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत है, लेकिन हमारे देश में इसी पानी की जमकर बर्बादी होती है। भारत में न जाने कितनी नदियां हैं, मॉनसून की बारिश यहाँ होती है, ग्राउंड वाटर का स्तर भी काफ़ी अच्छा है और शायद इसीलिए हम पानी की कदर नहीं समझते और पानी को मुफ्त का सामान समझते हैं। लेकिन पानी की कीमत आप गल्फ देशों से समझिए। अब इस युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया के देशों में पीने के पानी का संकट जो है वो बढ़ रहा है और वहां पर वो इस पानी की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। और दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां पानी तो है लेकिन वो तेल और गैस की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। भारत पर भी इस युद्ध का असर पड़ा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा से भारत के लोगों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे देश के सभी लोग इससे मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। इस युद्ध में आपने जो सबसे ज्यादा चर्चा इस बार सुनी होगी वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ये ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज की जो खाड़ी है, यहाँ से दुनिया की लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है, जो इस समय ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। यहाँ अभी सैकड़ों की संख्या में समुद्री जहाज फंसे हुए हैं और इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। लेकिन आप भी ये सोचते होंगे कि जो हॉर्मूज है इसका मतलब क्या है, तो आज हम आपको हॉर्मूज शब्द का मतलब समझाते हैं और बताते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। हॉर्मूज शब्द को लेकर दो मान्यताएं हैं। इसमें पहली मान्यता है कि ये शब्द ईरान के ज़ोरास्ट्रियन धर्म से जुड़ा है।
और दूसरी मान्यता है कि यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खजूर का स्थान। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99% लोग इस्लाम का पालन करते हैं, लेकिन आज से 1200 वर्ष पहले तक फारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म का पालन करते थे और इस धर्म के सबसे बड़े देवता का जो नाम था वो था अहरा माजदा। मध्यकालीन फारसी में अहरा माजदा का उच्चारण कई तरह से होता था। इसके अलग अलग उच्चारण हैं, जैसे इसका एक उच्चारण है हॉर्मज़द या हॉर्मोज। इस तरह से हॉर्मूज का नाम इस्तेमाल होना शुरू हुआ और कई इतिहासकारों का कहना है कि हॉर्मूज जो नाम है ये फारसी भाषा हॉर्मोग से बना है। खाड़ी देशों में खजूर के पेड़ हुआ करते थे जिनके लिए हॉर्मोग शब्द का इस्तेमाल होता था और इस जगह को खजूर का स्थान कहा जाता था और धीरे धीरे इसे हॉर्मूज कहा जाने लगा। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहे थे, ये इस समय बंद है। इसलिए सऊदी अरब अब रेड सी के जरिए, लाल सागर के जरिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रेड सी सऊदी अरब के बॉर्डर पर है। सऊदी अरब के अलावा बाकी देशों से भी कच्चा तेल इस समय इसी रास्ते से एशियाई देशों में आ रहा है। रेड सी का यह रास्ता एक तरफ सुएज कैनाल से जुड़ता है तो दूसरी तरफ हिंद महासागर से जुड़ा है, यानी सुएज कैनाल के जरिए यूरोप जा सकते हैं और हिंद महासागर के जरिए एशियाई देशों तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल यह है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है तो रेड सी के जरिए दुनिया भर में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? इसकी दो वजहें हैं। पहला, खाड़ी देशों के ज्यादातर तेल भंडार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ही आसपास हैं और दूसरा, ये रास्ता बेहद खतरनाक है क्योंकि इस रास्ते में अक्सर हूती विद्रोही हमला करते रहते हैं। हूती विद्रोही ईरान के समर्थक हैं और यमन के एक हिस्से पर उनका कब्जा है। ऐसे में इस रास्ते से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाना बहुत जोखिम से भरा हुआ है। वर्ष 2024 में रेड सी से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हूती विद्रोहियों ने 150 से ज्यादा हमले किए थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह अगर आने वाले दिनों में रेड सी का ये रास्ता बंद होता है तब दुनिया में ऊर्जा सप्लाई का संकट और गहरा हो सकता है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप मानचित्र पर ये देख पाएंगे, लाल सागर यूरोप और एशिया की दूरी को 7,000 से 9,000 किलोमीटर तक कम कर देता है। अगर यमन के पास स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब बंद हो जाता है तो यूरोप और पश्चिमी एशिया से हिंद महासागर में जहाज़ों को आने के लिए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना होगा और ऐसे में इन जहाज़ों को द केप ऑफ गुड होप के जरिए गुजरना होगा। इसकी वजह से समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे और इस समय दुनिया का 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया में इजराइल पर ईरान के एक मिसाइल हमले की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें यह दावा किया गया कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जबकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सटीक माना जाता है। सबसे पहले आप इस हमले का ये वीडियो देखिए। इक्कीस मार्च को इजराइल के डिमोना शहर और उसके पास ही एक और शहर पर ईरान का यह मिसाइल हमला हुआ, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। और ईरान के इन हमलों ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया कि क्या इजराइल का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं तो ये मिसाइल यहाँ तक कैसे पहुँची? डिमोना इजराइल का कोई साधारण शहर नहीं है। यहाँ इजराइल का सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, इसलिए ये इलाका इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इस शहर पर हमला कर दिया। इजराइल की सेना ने भी ये माना कि इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2 मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने में उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा और 2 मिसाइल्स उनसे छूट गई। ऐसा तब हुआ जब इजराइल की सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम पर नहीं टिकी,
उसके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम का पहला लेयर है आयरन डोम, जिसे छोटे रॉकेट और कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरा लेयर है डेविड स्लिंग, जो मिड रेंज की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। तीसरा सबसे एडवांस लेयर है जिसे एरो 2 और एरो 3 कहते हैं। ये लंबी दूरी की शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को अंतरिक्ष के पास ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा इजराइल में अमेरिका का अत्याधुनिक थर्ड सिस्टम भी तैनात है। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट और सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और नेटवर्क हैं। फिर भी इजराइल इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की इन मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पा रहा। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के खाता है। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाओ। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, और ये ईरान की मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पा रहे। तो इसका जवाब टेक्नोलॉजी की एक बड़ी सच्चाई में छिपा है। वो ये कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। इजराइल ने ईरान की लगभग 90% बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक दिया, लेकिन 10% मिसाइलें बच गईं, जिन्होंने भारी नुकसान किया। दरअसल मिसाइल्स को हवा में रोकना ऐसा है जैसे एक गोली को किसी दूसरी गोली से मारकर गिरा देना। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक मिसाइल को दूसरी मिसाइल से रोककर उसे निष्क्रिय करना। अगर हमला करने वाली मिसाइल अपना रास्ता थोड़ा सा भी बदल ले या फिर अपने रास्ते में थोड़ा सा जरा सा भी बदलाव कर ले तो इंटरसेप्शन फेल हो सकता है। और ईरान की कई मिसाइलें हमले से ठीक पहले अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती है जिसका नाम है क्लस्टर मिसाइल्स। ये ऐसी मिसाइल है जो हवा में ही खुल जाती है और उसमें सैकड़ों छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक और कारण है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कीमत और उसका सीमित भंडार। इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, उन्हें बनाना भी आसान नहीं होता। इसलिए लंबे युद्ध के दौरान सेना को यह भी सोचना पड़ता है कि किस हमले पर कौन सा इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना है। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर,
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कर्म और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते। नमस्कार।